जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी में। आज जो टॉपिक होगा इतिहास का, जो प्राचीन इतिहास चल रहा है, ये आपका दूसरा लेक्चर होगा। इसके पहले आपका पहला लेक्चर हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दूसरे लेक्चर से। और जो आपका पहला लेक्चर है उसमें हमने केवल ये बताया है कि प्राचीन इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आज से जो आपका टॉपिक वाइज जो है स्टार्ट हो गया है। तो आज का टॉपिक क्या है? पाषाण काल। क्या है आपका? पाषाण काल। और जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो इतिहास को हम कितने भागों में बांटेंगे, तो हमने बता दिया प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और उसी में जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास। अब इतिहास के अंदर अगर हम कोई कंडीशन होती हैं, जैसे हम कह रहे एक आपका होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और इन तीनों में अंतर क्या है इनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ ये होता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो। ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। और इसकी एक खासियत और भी है कि पुरातात्विक जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, कहने का मतलब है एक ऐसा काल जिसका जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, ऐसे काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ ये होता है कि ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो लेकिन उसकी भाषा को, उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो ऐसे काल को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। और इस युग से संबंधित कौन सी सभ्यता है? यह हड़प्पा सभ्यता। और इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। जबकि हम पाषाण काल को किसमें रखेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल में। क्यों? क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में जैसे हम कहेंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं लेकिन वहाँ की लिपि को, भाषा को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम किसमें रखेंगे? आदि ऐतिहासिक काल में रखेंगे। आगे हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल का अर्थ ये होता है एक ऐसा काल जिसका एक लिखित साक्ष्य और एक साहित्यिक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हों, उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। और उसकी लिपि को भी पढ़ा जा सका है। जैसे हम लोग मौर्य वंश पढ़ते हैं तो मौर्य वंश में जैसे हम कहेंगे अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा है। इसलिए जैसे हम कहते हैं मौर्य वंश क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक काल कहलाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि ऐतिहासिक काल होता है कि पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं और इनको पढ़ा भी जा सका है। और इसमें क्या आता है? वैदिक युग आता है। क्या आता है? वैदिक युग आता है। आगे हम बात करेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले किसने बताया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने बताया। क्वेश्चन ये आएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले किसने बताया है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने बताया है। किसने बताया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने बताया है। और इसको 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने 3 भागों में बांटा है। तो 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने इसे पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में बांटा है। तो आगे हम देखेंगे जैसे इतिहास है, प्राचीन इतिहास को, या फिर स्टार्टिंग में जो इसको बांटा गया जर्गेनस थॉमसन के द्वारा। तो जर्गेनस थॉमसन ने ये बताया कि पाषाण काल था पहले, फिर उसके बाद क्या आया? कांस्य युग आया, और कांस्य युग के बाद लौह युग। कांस्य युग को हम लोग क्या कहेंगे? हड़प्पा सभ्यता कहेंगे। क्या कहेंगे? हड़प्पा सभ्यता कहेंगे। और लौह युग को किसको कहेंगे? ये आपका लौह युग है। ये क्या है? आपका लौह युग है। और ये क्या कहलाएगा? आपका कांस्य युग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कांस्य युग कहलाएगा। आगे हम देखेंगे कि भारतीय पुरातत्व के जनक। तो भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व के क्या थे? ये जनक रहे हैं। आगे हम देखेंगे, यहाँ 2-4 पॉइंट लिखे हैं तो इनको आप लोग लिख लीजिएगा पॉइंट में। तो पहला शब्द है तांबा। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया है? तो आपका आंसर क्या होगा? तांबा। तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? जौ। तो जौ से क्या बनेगा? जौ से ये बनेगा कि मानव ने सबसे पहले
किस अनाज का प्रयोग किया? तो आपका आंसर क्या होगा? जौ। तो मानव ने सबसे पहले जौ अनाज का प्रयोग किया। तो धातु आपकी तांबा है और अनाज क्या है? जौ है। क्या है अनाज? ये जौ है। आगे हम देखें, तीसरा शब्द है आपका कुल्हाड़ी। तीसरा शब्द क्या है आपका? ये कुल्हाड़ी है। तो मानव ने सबसे पहले कौन से औजार का प्रयोग किया है? तो आपको याद रखना है कुल्हाड़ी। तो मानव ने सबसे पहले जो किस औजार का प्रयोग किया है? कुल्हाड़ी। तो 3 पॉइंट आपके हो गए। तो पहला धातु कौन सा है? तांबा है। पहला अनाज कौन सा है? ये आपका जौ है। और पहला जो औजार क्या है? कुल्हाड़ी है। अब आगे लिखा है लेखहिया। तो लेखहिया जो है ये आपका विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में आता है। ये पूछेगा आपसे कि बताइए पाषाण काल के समय भारत में स्थित ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ सर्वाधिक मात्रा में कंकाल पाए गए? तो सर्वाधिक मात्रा में जो कंकाल पाए गए हैं ये लेखहिया में पाया गया है और ये विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में, विंध्य पर्वत के क्षेत्र में आता है। तो फिर से सुनिए कि भारत में सर्वाधिक जो है नर कंकाल कहाँ पाए गए हैं? तो लेखहिया से पाए गए हैं। ये क्वेश्चन टीचर्स में आया हुआ है। आगे हम देखेंगे दमदमा। तो दमदमा से क्या क्वेश्चन बनता है कि यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल प्राप्त हुए। एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल प्राप्त हुए। कहाँ से? दमदमा से। ये भी आपको याद रखना है। तो लेखैया से सर्वाधिक मानव कंकाल और दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी से क्या बनेगा कि भारत में सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपके वनडे एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन बनेगा कि तांबा पहला धातु है, जौ पहला अनाज है, पहला औजार कुल्हाड़ी है और सर्वाधिक मानव के कंकाल कहाँ से मिले हैं? लेखहिया से मिले हैं। और एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। और भारत में जो है सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। अब हम आगे देखेंगे कि पाषाण काल को किस प्रकार से बांटा गया है। जैसे आपका पाषाण काल है तो पाषाण काल को भी क्या है? 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका है पूरा पाषाण काल, दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा है आपका क्या है? नवपाषाण काल। तो पहला आपका पाषाण काल है, दूसरा मध्य पाषाण काल है और तीसरा नवपाषाण काल है। अब देखिए यहाँ पे मैंने समय लिख दिया है। तो समय एक प्रकार से ये आपका अनुमानित होता है। जैसे हम कह दें कि 2 विधियाँ होती हैं। एक कार्बन डेटिंग विधि। तो कार्बन डेटिंग विधि से कोई भी वस्तु का पता लगाया जाता है कि ये जो वस्तु है, जैसे हम कह दें आप कहीं पे खुदाई कर रहे हैं और वहाँ पे कोई पत्थर मिल गया है और अजीबोगरीब पत्थर है और वो पत्थर है या फिर कोई औजार है, किस समय का है? तो कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से ये पता चल जाता है कि वो कितना पुराना है। तो जैसे अभी हाल ही में क्या राखी गढ़ी में क्या है? राखी गढ़ी जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो कि भारत का सबसे बड़ा स्थल है। तो वहाँ पे अभी खुदाई हुई है। तो खुदाई में ये पता चला कि वहाँ पे ये बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो वहाँ पे सोने की फैक्ट्री रही है। क्या रही है? सोने की फैक्ट्री रही है। सोने के अवशेष वहाँ पे पाए गए हैं और ये कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से बताया गया है कि जो सोने की फैक्ट्री है वो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। कितनी है? लगभग 5000 वर्ष पुरानी है राखी गढ़ी में। ये करंट का क्वेश्चन है। हाँ, तो हम देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को हम प्रारंभ से लेके 10,000 BC तक मानेंगे और मध्य पाषाण काल को 10,000 BC से 5500 BC तक मानेंगे और नव पाषाण काल को 5500 BC से 3000 BC तक। और BC और AD में जो बच्चे नहीं जानते हैं तो पहले वीडियो में मैंने बताया है, BC का मतलब होता है बिफोर ईसा क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को BC कहते हैं और उनके बाद के समय को AD कहते हैं। तो BC में जो गिनती उल्टा चलती है और AD में गिनती क्या है? सीधा चलती है। तो समय के आधार पे हम लोग समझेंगे कि प्रारंभ से 10,000 BC तक पूरा पाषाण काल और 10,000 BC से 5500 BC ये आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा है आपका नवपाषाण काल। तो ये 5500 BC से 3000 BC तक
और 3000 बीसी के बाद का जो समय माना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो 2700 बीसी से 1700 बीसी तक, ये लगभग क्या ये अनुमान बताया गया कि इसी समय सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, ये 1000 वर्षों तक रही है। आगे हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल जो है, कि पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका है निम्न पूरा पाषाण काल, और दूसरा है आपका मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा आपका उच्च पूरा पाषाण काल। तो केवल पूरा पाषाण काल को ही 3 भागों में बांटा गया है। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लिखा नहीं है, आपको याद रखना है कि मानव ने सबसे अधिक समय किस काल में बिताया है। तो मानव ने जो सर्वाधिक समय जो है ये पूरा पाषाण काल में बिताया है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, और फिर कहाँ आ जाता है नव पाषाण काल। तो सबसे कम समय नव पाषाण काल में बिताता है, और सबसे अधिक समय जो है पूरा पाषाण काल में बिताता है। आगे हम देखेंगे जब पूरा पाषाण काल को भी क्या है 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा क्या है उच्च पूरा पाषाण काल। अब इस काल में जो है जो लोग रहते थे तो उनका कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था, बिल्कुल जैसे आज की डेट में जो जानवर रहते हैं उसी प्रकार रहते थे। और इनका जो मुख्य कार्य क्या था, आखेटक। आखेटक का मतलब ये होता है कि वो जानवरों का शिकार करके उनका कच्चा मांस खाना। तो ये लोग क्या करते थे, जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाते थे। तो इनका जो मुख्य कार्य, इनको जो भोजन की प्राप्ति होती थी कैसे, वो जानवरों को मारकर, उसे क्या कहा गया है, आखेटक कहा गया है। और इस काल के जो औजार हैं उन्हें कहा गया क्वार्टजाइट कहा गया है, सल्ग कहा गया है, और ब्लेड। तो जो आपका जो पूरा पाषाण काल है, तो इस समय के जो औजार क्या कहलाए, ये क्वार्टजाइट कहलाए, सल्ग कहलाए, और ब्लेड कहलाए। तो क्वार्टजाइट है, सल्ग है, ब्लेड है, ये औजार कहलाए। और ये प्रायः किसके होते थे, ये पत्थर के होते थे। आगे हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं तो उसमें जो प्रमुख स्थल क्या है, तो आप लोग देखेंगे भीमबेटका। क्या है, भीमबेटका, जो कि एमपी में है। कहाँ पे, एमपी में। तो भीमबेटका आपका कहाँ पे है, ये एमपी में है, ये आपको याद रखना है। इसमें से ये पूछा जाता है कि पाषाण काल का जो भीमबेटका जो गुफा स्थान है किस लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है शैल चित्र के लिए। किसके लिए, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। और अगर हम कहें कि भीमबेटका गुफा है, इसका संबंध पूरा पाषाण काल से है, मध्य पाषाण काल से है, कि नव पाषाण काल से है, तो भीमबेटका जो गुफा है, तो यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं तो वो इसका संबंध तीनों कालों से है। तो एकमात्र स्थान क्या, भीमबेटका गुफा, जिसका संबंध पाषाण काल, पूरा पाषाण काल से भी है, मध्य पाषाण काल से भी है, और नव पाषाण काल से भी है। ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। किस लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि भीमबेटका गुफा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, और क्या कहते हैं किस लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका संबंध किससे है, तो पूरा पाषाण काल से भी है, मध्य पाषाण काल से भी है, और नव पाषाण काल से भी है। आगे हम देखेंगे अतिरम पक्कम, ये भी क्या है, पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ये आपका तमिलनाडु राज्य में। देखिए यहाँ पे जो मुख्य आपके स्थान है, बाकी इनके अलावा और भी स्थान है। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वनडे एग्जाम के लिए जो है ये इतना बेस्ट है। अगर आप मेंस की पीसीएस मेंस वगैरह तैयारी करना चाहते हैं, आपको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखेंगे भीमबेटका हो गया, दूसरा अतिरम पक्कम है, ये आपका तमिलनाडु में है। हथनोरा, ये भी आपका कहाँ पे है, एमपी में है। कहाँ पे है, एमपी में है। अब देखिए आग का आविष्कार जो है ये अपने आप पूरा पाषाण काल में हो चुका था। क्वेश्चन आएगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो आपको याद रखना है पूरा पाषाण काल में। लेकिन इसका जो विधिवत एक प्रकार से व्यवस्थित रूप जो है किसमें मिला है, मध्य पाषाण काल में आपका मिला है। लेकिन आग की खोज जो है ये पूरा पाषाण काल में हो चुकी थी। लेकिन इसका जो एक प्रकार से विधिवत जो आपका प्रयोग है ये मध्य पाषाण काल में हुआ है। तो इतने सारे आपके पॉइंट बन गए पूरा पाषाण काल से। और इन सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका भीमबेटका गुफा, और दूसरा पॉइंट आपका क्या, आग की खोज। तो आग की खोज आपको पता होगा कि प्रारंभ कैसे हुआ। बताते हैं कि हाँ, जो आदिवासी थे, जो आदि मानव थे, वो पत्थर को आपस में लड़ा रहे थे,
तो उससे क्या चिंगारी निकली, वो चिंगारी की पेड़ की पत्तियों में क्या है वो जल गए, उससे क्या जंगल में आग लग गई। हाँ, यहाँ एक कहानी और है कि प्रारंभ में जो आदिवासी लोग थे, आदिमानव लोग थे, ये कच्चा मांस खाते रहे, लेकिन एक बार क्या जंगल में आग लगने के कारण क्या सभी जानवर मर गए और जो भी जानवर बचे थे वो भाग कर कहीं दूसरी जगह चले गए। अब आदि मानव जो थे तो ये जानवर इनको मिल नहीं रहे थे, तो मजबूरी में इन लोगों ने क्या किया, जो जानवर जल गए थे तो जले हुए जानवरों का ये मांस खाना शुरू कर दिए। जब ये जला हुआ मांस खाना स्टार्ट किए तो इनको जो है उसमें और भी अधिक टेस्ट मिला। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो आदि मानव थे तो जानवरों को मारते थे और आग में उसको क्या है उसको भूंज के उसको खाते थे। तो उसी प्रकार से क्या उसके बाद से ही कि जानवरों को पकाकर ये लोग खाना स्टार्ट कर दिए हैं। आगे हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में हम देखेंगे इसका समय है 10,000 बीसी से 5500 बीसी। 10,000 बीसी से 5500 बीसी है। और इस समय जो इसमें भी आखेटक था और पशुपालन। अब देखिए पशुपालन और यहाँ पे हम कह दें कृषि, तो कहीं कहीं पर जो है मध्य पाषाण काल में भी पशुपालन है और कृषि के साक्ष्य मिल जाते हैं, लेकिन पशुपालन और कृषि की विधिवत जो शुरुआत है, एक नियमित शुरुआत है, वो आपकी नवपाषाण काल से ही ये स्टार्टिंग होती है। लेकिन थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर भी क्या है पशुपालन और कृषि के साक्ष्य जो है मध्य पाषाण काल से इसके साक्ष्य मिले हैं, लेकिन विधिवत जो साक्ष्य जो है ये नवपाषाण काल से मिले हैं। खाद्य संग्राहक, तो कहने मतलब इस काल में जो आदि मानव रहते थे वो खाद्य सामग्री है उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे। और माइक्रोलिथ, तो माइक्रोलिथ का मतलब है कि इस काल में जो है भाई देखिए पूरा पाषाण काल में जो औजार रहते थे वो बड़े बड़े काफ़ी बड़े बड़े औजार थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म यानी छोटे छोटे औजार बनाना स्टार्ट कर दिए थे और उन छोटे औजारों को क्या कहा गया है, माइक्रोलिथ कहा गया। क्या कहा गया है, माइक्रोलिथ कहा गया है। ये भी पूछा जाता है कि पाषाण काल के किस काल को माइक्रोलिथ युग कहा गया है, तो मध्य पाषाण काल। किसको, मध्य पाषाण काल। आगे हम देखेंगे कि इस युग से संबंधित, इस काल से संबंधित कौन कौन से स्थान हैं। चौपानी मांडो और सराय नाहर। तो चौपानी मांडो और सराय नाहर ये दो स्थान हैं, इनका संबंध किस काल से है, तो मध्य पाषाण काल से है। बागौर ये राजस्थान में है, आदमगढ़ ये एमपी में है। और आग का विधिवत प्रयोग जो है ये किस काल से आरंभ हुआ है, मध्य पाषाण काल से आरंभ हुआ है। तो ये आपका हो गया है मध्य पाषाण काल। आगे हम आएंगे नवपाषाण काल में आएंगे, और नवपाषाण काल का जो समय है 5500 बीसी से 3000 बीसी तक। और इस युग में जो है कृषि और पशुपालन जो है ये विधिवत रूप से, नियमित रूप से ये आरंभ कर दिया गया। क्वेश्चन ये आएगा कि कृषि और पशुपालन का जो विधिवत रूप से या नियमित रूप से किस युग से आरंभ हुआ है, तो नवपाषाण काल से आरंभ हुआ है। और इस युग में स्थायी निवास प्रारंभ हुआ है। कहने का मतलब ये है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में जो आदि मानव थे इनका कोई रहने का स्थान एक फिक्स नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया फिर नवपाषाण काल आया। तो नवपाषाण काल में लोगों के रहने के लिए क्या है, एक स्थायी जो है घर आपका इसमें बन गया था। किसमें, नवपाषाण काल में। और इसके पहले लोग कैसे रहते थे, जैसे जानवर आज यहाँ है कल वहाँ पे है, ऐसे रहते थे। लेकिन नवपाषाण काल में जो आदि मानव थे इनका स्थायी जीवन ये आरंभ हो गया था। और इस समय के जो औजार हैं वो स्लेट के औजार बनाए जाते थे। किससे, स्लेट के औजार ये बनाए जाते थे। आगे हम देखेंगे इस युग से संबंधित जो प्रमुख स्थान है, तो बुर्ज होम। तो यहाँ से आपको पॉइंट बना के लिखना है कि बुर्ज होम ये जम्मू कश्मीर में है। और मानव के साथ कुत्ते का कंकाल, मानव के साथ कुत्ते का कंकाल हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बुर्ज होम कश्मीर से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे जो रहने का जो सिस्टम था वो गर्त आवास में था। कैसा था, गर्त आवास। गर्त आवास का मतलब ये है कि यहाँ के लोग जो है घर जैसे बनाते हैं तो ज़मीन में गड्ढा खोद देते हैं लगभग 8 फीट 10 फीट, तो उसी के अंदर क्या यहाँ पे रहते थे। क्वेश्चन यही दो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मानव के साथ जो है कुत्ते के कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बुर्ज होम कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि गर्त आवास
यानी कि गड्ढे में रहने की जो प्रक्रिया थी या फिर गर्त आवास, ये हमको कहाँ से मिले हैं? तो बुर्ज होम कश्मीर से मिले हैं। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। और भी हम देखेंगे इससे संबंधित कौन से स्थान है। एक है आपका गुफा कराल है, एक आपका चिरांद। गुफा कराल आपका जम्मू कश्मीर में है और चिरांद आपका कहाँ पे है? बिहार में है। कोल्डिहवा, अब कोल्डिहवा जो है ये आपका यूपी में है। कहाँ पे है? ये आपका यूपी में है। और कोल्डिहवा से ही चावल के प्रमाण मिले। किसके प्रमाण मिले हैं? चावल के प्रमाण मिले। क्वेश्चन ये आएगा कि भारत में चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कोल्डिहवा से मिले हैं। और कोल्डिहवा कहाँ पे है? ये आपका यूपी में है। तो ये आपको याद रखना है कि चावल के जो प्रमाण है भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डिहवा से प्राप्त हुए सबसे पहले, और ये आपका यूपी में है। और 2 पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहिए का आविष्कार। तो पहिए का जो आविष्कार है ये किस काल में हुआ है? तो पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ। किस काल में? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। अगला शब्द है मेहरगढ़ बलूचिस्तान, और ये वर्तमान समय में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान में है। तो यहाँ से ये याद रखिएगा कि जो कृषि के जो साक्ष्य हैं ये सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, वहीं से प्राप्त हुए हैं। तो इतने सारे आपके ये पॉइंट बनते हैं और इनको अच्छे से देखिएगा। तो फिर से जो मेन बिंदु है हम आपको बता दें कि तांबा, जौ, कुल्हाड़ी, लखैया, दमदमा, नर्मदा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये कृषि और पशुपालन। फिर इसके बाद बुर्ज होम, ये बहुत पूछा जाता है आपका। कोल्डिहवा है, ये बहुत पूछा जाता है। पहिए का आविष्कार और मेहरगढ़ बलूचिस्तान, ये चीज़ है। तो यहाँ से एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि कृषि के जो साक्ष्य हैं सबसे पहले ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। लेकिन एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि भारत में जोते हुए खेत के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आपको याद रखना है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। तो कालीबंगा राजस्थान से सबसे पहले जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन कृषि के जो साक्ष्य हैं ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पाषाण काल समाप्त होता है। और इसके बाद हम कंटिन्यू चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो टोटल इस प्रकार से आपका प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज आपको क्वेश्चन बताना है कि यूपी में किस शहर को महोदय नगर के नाम से संबोधित किया गया है? यूपी में किस शहर को महोदय नगर के नाम से संबोधित किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय हिंद, जय भारत।